बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसका इंतज़ार था, कल वो लम्हा भी आ गया। बिल्कुल, और नाम फाइनल हो चुका है हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से। जस्टिस याहिया आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को फाइनल कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं और अब वजारत कानून की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होना है। और अभी एक और अहम चीज़ जो कि सामने आनी है वो है रजामंदी जस्टिस याहिया आफरीदी की, तो इस पे भी बात होगी। और इसके अलावा कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच उसका आगाज़ भी होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे हीरोज़ हैं उनका जिक्र किए बगैर हम कैसे रह सकते हैं, तो हमारे साथ होंगे रमीज़ इब्राहिम भी, जो कि मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबला जीत चुके हैं। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कल की बड़ी खबर से। रात गए जब डेवलपमेंट सामने आई है और ये नाम फाइनल हुआ है, तो तबसरे तजिए एक बार फिर से गर्म हो चुके हैं और बात हो रही है कि अब जस्टिस याहिया आफरीदी का क्या जवाब सामने आता है। बिल्कुल। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के हवाले से अगर बात की जाए तो उसने उसकी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग थी, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और एमक्यूएम थी, लेकिन हमेशा की तरह पीटीआई नहीं थी, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद के नामजद जो 3 अरकान थे उनमें से भी कोई नहीं आया। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी के प्रोफाइल पेश किए गए थे और कमेटी ने गौर करने के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी है। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस पर हतमी मंजूरी सदर को भेजी गई, उसकी जानिब और सदर की जानिब से भी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अब वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने और जो बात आप कर रहे हैं कि पहले देखा यह जाएगा कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए एग्री भी है या नहीं है, उनकी हामी भी। पोर्टफोलियो पर एक नजर डाल लेते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी हैं कौन, किन किन ओहदों पर फाइज रहे, क्या क्या जिम्मेदारियां निभाते रहे, एक नजर उस पर डालते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को कोहाट में पैदा हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने एचिसन कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी 15 मार्च 2010 को पेशावर हाई कोर्ट के जज और 30 सितंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। 27 जून 2018 तक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे पर काम करने के बाद 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार दिया। उन्होंने ताहयात नाअहली का लदम करार देने और जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर भी फैसला दिया। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। इमरान वसीम, एक न्यूज़, इस्लामाबाद। ये रिपोर्ट आपने देखी है और अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि ये मुश्तरका फ़ैसला था तमाम जमातों का जस्टिस याहिया अफरीदी को मुंतखब करने का, तो अब जो उनकी जानिब से फ़ैसले किए जाएंगे उन पर तनकीद नहीं होगी और तमाम पार्टियां जो हैं उनके फ़ैसलों पर सरतस्लीमें कम करेंगे। इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जिस पार्टी के हक में फ़ैसला आता है वो उसकी तारीफ़ करता है, वो उसकी हिमायत करता है, और जिसके खिलाफ आ जाता है वो उसे इंसाफ के साथ खिलवाड़ करार देता है, और यही होता आया है। लेकिन क्या इस बार हुकूमती इत्तेहादी यकीनी तौर पे इस पे खुश होंगे और ये हुकूमती जीत भी इसे करार दिया जा रहा है। लेकिन जो आज हुकूमत है, कल को वो अपोजिशन में भी आ सकते हैं, तो उनसे भी ये सवाल हो रहा है कि आपने भी हमेशा हुकूमत में नहीं रहना, उसी तरह से जिस तरह पीटीआई एक वक्त में हुकूमत में थी और उनके जो मुंतखब करदा जज साहिबान थे, चीफ जस्टिस साहिबान थे, चाहे वो जस्टिस साकिब निसार हों या फिर खोसा साहब हों या फिर उनके बाद मुंतखब होने वाले जजेस हों, वो उनके हक में फैसले देते रहे, जिस पर उस वक्त नून लीग को एतराज़ था, जो अपोजिशन थी। अच्छा, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर औसाफ साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अशतर औसाफ साहब, आप क्या कहते हैं, क्या जस्टिस याहिया अफरीदी इस बात के लिए एग्री होंगे? उनका मतलब जाहिर है उनकी राय भी तो ज़रूरी है। 100% उनकी राय जो है वो जो है उनका एक्सेप्टेंस जो है वही टर्निंग पॉइंट होगा। मुझे यकीन है कि वो इस ओहदे को एक्सेप्ट करेंगे। उसकी क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि उन्होंने कभी चैलेंजेस को जो है एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि जी ये काम जो है ये मैं नहीं करूँगा। जो उनके जिम्मे लगाया गया काम, चाहे वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के तौर पे थे या स्टेट फेडरल काउंसिल थे या
लेकिन एक चीज़ है अशरफ साहब कि उनके जो सर्विस है उसकी मुद्दत 2 साल कम पहले ही पूरी हो जाएगी, यानी कि 63 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हामिद खान साहब गुज़िश्ता रोज़ ये कह रहे थे कि उनकी राय में और वकला बरादरी की अक्सरियत की राय में वो इस ऑफ़र को मुस्तरद कर देंगे क्योंकि उनके 2 सीनियर जजेस जो हैं उसकी वजह से वो मुतासिर होंगे। तो आपको लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से हामी ही भरी जाएगी या फिर दूसरी ऑप्शन भी हो सकती है जिस तरह हामिद खान साहब कह रहे हैं? वो तो याहिया अफरीदी साहब की अपनी सवाबदीद होगी, लेकिन जिस खानवादे से वो ताल्लुक रखते हैं उनके जो वालिद मोहतरम थे, मैंने देखा उनकी आप हिस्ट्री देखिए, उनके जो नाना थे उनकी आप हिस्ट्री देखिए, तो इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया इस मुल्क की तरक्की के लिए, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। और ये भी आप देखिए कि उनके अपने जब जो टेन्योर था एज चीफ जस्टिस, उन्होंने काफी मुश्किल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले किए। बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को किस तरीके से उन्होंने परवान चढ़ाया, किस तरीके से वो सारे इंडक्शंस की गई सिविल जजेस की और बाकी मामला, तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज की गवाही करता है। लेकिन अशरफ साहब अब तरीक़ेकार क्या होगा अगर हामी भर लेते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते हैं याहिया अफरीदी साहब, तो उनसे जो सीनियर जजेस हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो काम करते रहेंगे या फिर वो रिटायर हो जाएंगे, अपने रिजाइन दे देंगे? ये उनकी सवाबदीद होगी। मेरे लिए तो ये दोनों असहाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब असासे हैं। ये असासे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे उनके पास कलम है, लेकिन ये उनकी अपनी सवाबदीद होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये सारे बहुत करीबी काम करते रहे एक दूसरे के साथ। और वैसे भी मैं बताऊं आपको जी। ये जब मामला आता है ना कि जब आप ओथ लेते हैं आइन को और कानून की सरबुलंदी का और उसको प्रोटेक्ट करने का, तो फिर जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस ओथ लेते हैं, हलफ उठाते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाके काम करेंगे, इसी तरह जजेस के ऊपर भी ये लाजिम है कि वो जब वो हलफ लें तो वो कोर्ट में अपना काम करें, आइन और ख्याल करें। अच्छा अशरफ साहब, अगर हम देखें तो पार्लिमानी कमेटी जो बराए जजेस तकर्री थी, वो तमाम बड़ी जमातें उसमें शरीक हुई सिवाय पीटीआई के। क्या समझते हैं पीटीआई इस फैसले से मुत्तफिक हो जाएगा या फिर वो अपनी डे डीन की जो मस्जिद है वो अलग ही बनाएगा जैसे हमेशा से होता है? मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का इतना इशू नहीं है जितना एक फर्दे वाहिद का है। आप देखिए पीटीआई के अंदर कोई किसी किस्म का आपको सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप कोई आपको नजर आता है? नहीं है। वहाँ सिर्फ फर्दे वाहिद की बात है। और एक अचंभे की बात ये भी है कि वो साहब जो इसके पीछे मुहर्रिक है कि ये किया जाए, बाइकआउट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, पार्लियामेंट से बाहर निकला जाए, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी एक मेंबर हमारा ज़्यादा होना चाहिए था, हमारे साथ ज्यादती हुई है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर पार्लिमानी कमेटी ने ही जजेस का इंतखाब करना है मोस्ट 3 सीनियर जजेस में से, तो फिर आपको नहीं लगता कि अदलिया को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा? और जिस मेरिट की बात हो रही है वो मेरिट भी यही होगा कि आपने हुकूमत को खुश रखना है क्योंकि उन्हीं ने आपका चुनाव करना है चीफ जस्टिस के लिए। नहीं, इसमें किसी को खुश रखने की बात नहीं होती। बात तो ये है कि जब आप किसी की तकर्री करते हैं तो वो आपका महरूम मिन्नत नहीं होता, और ये हिस्ट्री ने आपको बताया। नंबर 2, इंडिपेंडेंस जो है वो इस चीज से नहीं आती कि किसने आपका तकर्र किया है। इंडिपेंडेंस इस बात की आती है कि आपका क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्या आपकी डिमोशन हो सकती है, क्या आपको वही शख्स निकाल सकता है जिसने आपको लगाया। अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिए माजी में 19वीं तरमीम से पहले जो जजेस को लगाया गया था, जी क्या वो मरून मिन्नत थे एग्जीक्यूटिव के? लेकिन सर अब देखें ना, अगर हम माजी की बात कर लें तो माजी में भी ऐसा ही होता आया है कि अगर कोई फैसला, बड़ा फैसला आता है, किसी पार्टी के अगेंस्ट आता है, तो वो ये दावा करती है कि ये जज जो है ये फलां पार्टी का है इसलिए हमारे अगेंस्ट फैसला आया।
अभी जो गवर्नमेंट है इन्होंने कल को ऑपोजिशन में भी बैठना है, अगर कल को इनके अगेंस्ट कोई फैसला आ जाता है तो यही होगा कि ये हमारी पार्टी के नहीं, ये फलां पार्टी और के मंसूर अली शाह साहब को ना लगाने की एक बड़ी वजह यही लग रही है कि हुकूमत को लगता है कि पीटीआई की हिमायत में कुछ फैसले उनके आए हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। जैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो नून लीग के हक में भी फैसले आए, पीटीआई के खिलाफ फैसले आए। जी, मंसूर अली शाह साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लियर है। उसके अंदर उन्होंने फैसले किए जो नून लीग के हक में भी थे। मुझे याद है मियां नवाज शरीफ के असासे जो है उन्हीं के कलम से उनको वापस मिले थे। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा जिस तरह की वो कोई किसी एक तरफ झुकाव है, लेकिन मंसूर अली साहब का मुझे कहीं झुकाव नजर नहीं आया। तो फिर उन्हें ना लगने देने के लिए इतनी एफर्ट हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, और वही बात है कि फिर अगर ये भी तो अनप्रेडिक्टेबल है, याहिया अफरीदी साहब अगर कल को हुकूमत के खिलाफ फैसला देते हैं तो क्या दोबारा से एक और तरमीम लेकर आई जाएगी, रिवर्स किया जाएगा इसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तरमीम हुकूमत की तरमीम नहीं है। क्या जेयूआई हुकूमत का हिस्सा है? वो तो पीटीआई के साथ बैठे हुए थे, है ना ऐसा, और काफी अच्छे थे। इसी तरह बाकी जो जमातें हैं जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, आजाद अराकीन हैं जिन्होंने अपना हिस्सा डाला, वो हुकूमत में तो नहीं है। लेकिन सर इसका सेहरा जाता तो हुकूमत को ही है ना, क्योंकि इसकी एफर्ट्स तो हुकूमत ने की है। तमाम तर काविशें, कोशिशें और तमाम जमातों को मनाना, मिलाना, ये तमाम काविशें तो हुकूमत की जानिब से की गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सेहरा तो हुकूमत को ही जाता है, और इसका मेरे ख्याल में क्रेडिट भी हुकूमत ही ले रही है इस वक्त। देखिए, बात यह है कि जब सक्सेस हो जाती है तो उसके सारे के सारे जो है क्रेडिट लेने वाले सारे होते हैं। जब ये आप देख लें कि इसके अंदर जो ओरिजिनल बिल था और अब जो है उसमें कितना फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो मुहर्रिक नजर आए आपको वो बिलावल भुट्टो थे, वो मौलाना फजलुर रहमान थे, दोनों हुकूमत में नहीं है। तमाम जमातों के कंसेंसस से जाहिर है तमाम जमातें इसमें एग्री हुई। तमाम जमातों के अपने कुछ नुक्ते थे जो बीच में उन्होंने रखे गए, अपने उनके कुछ बीच में पॉइंट्स थे जो उन्होंने मनवाए हैं। तो जाहिर है ये मुश्तरका काविश हम कह सकते हैं कि इस वक्त तमाम जमातों ने मिलकर इस आइन को मंजूर करवाया है। बहुत शुक्रिया, अशतर वसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये स्वाबदीद जो है वो सिर्फ याहिया अफरीदी के पास है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात की भी। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। बात हो जाए इंतखाबी गहमा गहमी की, अब सिर्फ चंद दिन रह चुके हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात में, लेकिन अगर मुआवजा हम करते हैं शाल, पाकिस्तान में जब कैंपेन्स चलती हैं तो यहाँ पे ये बिरयानी दी जाती है, कीमे वाले नान भी होते हैं, और एक और चीज मोटरसाइकिल भी होती है, होंडा सिटी 70 भी दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि हर रोज वो $10 लाख का इनाम देंगे उसको जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने जा रहा है। तो ये सुन के बहुत से लोगों के मुंह खुले रह गए हैं। बिल्कुल जी, लेकिन ये सच है, हकीकत पर मबनी है। अगर यहाँ पर कैंपेन चलाने के लिए बिरयानी और नान हो सकते हैं तो वहाँ पर $10 लाख, लेकिन अब ये सिर्फ ऐलान किया गया है, वो दे भी रहे हैं, दिया भी है, और अब वो कह रहे हैं कि हर रोज ये सिलसिला आगे बढ़ा जाएगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात की स्विंग रियासतों के वोटर्स में तकसीम की जाएंगी ये रकूम। सबसे पहले रियासत पेंसिल्वेनिया के एक रजिस्टर्ड वोटर को इलॉन मस्क ने $10 लाख दे भी दिए हैं। तो इस वोटर का इंतखाब इलॉन मस्क के तश्कील करदा अमरीकी पीक ग्रुप ने कुरानंदाजी के जरिए किया है। अच्छा, वैसे जुनेद अगर हम वोट वहां पर देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उसके लिए वहां का $10 लाख जो है वो मिलते, और यहाँ की शहरियत के साथ तो आप वहाँ वोट देने से बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस पहुंचाने के लिए ये कैंपेन शुरू की गई है एलन मस्क की जानिब से, और उन्हें तवक्को है कि इस इनामी रकम से डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिन वोटर्स को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाने में बहुत मदद मिलेगी। वोटर्स को लुभाने का, ललचाने का जो सिलसिला है सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा होता है। और इलॉन मस्क जैसी शख्सियत जब सपोर्ट करेंगी डोनाल्ड ट्रंप को तो यकीनी तौर पे उनके हिमायतियों में, अच्छा वैसे भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हामियों में काफी जो बेहतरी आई है, काफी सर्वेज हैं, काफी बेहतरी देखने में मिल रही है। उसके मुताबिक भी कहा जा रहा है कि अब उनकी हिमायत में इजाफा हुआ है। जो पोल्स थे, जो सर्वेस थे, वो भी उनका झुकाव भी अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होता जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब, रिपब्लिकन रहनुमा हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। साजिद साहब, क्या देख रहे हैं, ये जो पोल्स में तब्दीली आ रही है, सर्वेज में तब्दीली आ रही है, आपकी नज़र में इस झुकाव की वजह क्या है?
देखिए, इस झुकाव की वजह जो बाइडेन की और कैमला हैरिस की 3.5 साल की परफॉर्मेंस है। इसमें देखा जाए तो इस वक्त पूरी ना सिर्फ पूरी दुनिया जल रही है, अमेरिका के हालात, इन्फ्लेशन, लोग जब स्टोरों पर जाते हैं ग्रोसरी लेने के लिए उन्हें स्टिकर शॉक होता है, पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल लेते हैं वहां शॉक होता है। 21 मिलियन इलीगल लोग एंटर हो चुके हैं, जो कि $11,000 पर इलीगल एलियन टैक्स पेयर को कास्ट कर रहा है। पुलिस डिमोरलाइज्ड है और डिफंडिंग पुलिस की फीस की फाउंडर कैमला हैरिस थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी ना करते तो सिर्फ इनकी 4 साल की परफॉर्मेंस ही बहुत थी इनको हराने के लिए, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के। अच्छा तारिक साहब, अब तो हमें बड़े रोशन इम्कानात नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो जीत रहे हैं। जिन रियासतों में अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है वहां पर इस वक्त किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? देख, इस वक्त अगर देखा जाए तो उसमें रिपब्लिकन आगे हैं। इस वक्त इस दफा रिपब्लिकन पार्टी ने इसको बहुत प्रमोट किया है कि स्विंग स्टेट्स के अंदर अर्ली वोटिंग की जाए, वोटर्स को एनर्जाइज किया है और लोग बेजार थे। अगर देखा जाए तो पूरा अमेरिका बेजार है। 3.5 साल के अंदर आप देखें जंगें कितनी शुरू हो चुकी हैं और इसका एक डिसाइसिव मोमेंट आया जब फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना के अंदर फ्लड आया और इनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। इन्होंने 295 बिलियन यूक्रेन को दिया, गाजा की जंग को फंड करते रहे, लेकिन अपने सैलाब सत्तान के लिए इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे। वो एक डिसाइसिव मोमेंट था। अच्छा साजिद साहब, एक बड़ी तादाद जिस तरह आप बात कर रहे हैं गजा जंग की भी, एक बड़ी तादाद मुस्लिम्स की भी अमेरिकन नेशनल है और एक बड़ा हिस्सा होगा वोटिंग के अंदर, हक राय दही के अंदर उनका भी। आपके ख्याल में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हिमायत हासिल करेंगे उन तमाम मुस्लिम्स की, और अगर वो सदर बन जाते हैं फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या बायस्ड रवैया रहेगा जो अमूमी तौर पे हम अमरीकी हुकूमत का देखते हैं इसराइल को लेकर, या फिर मुनसिफाना फैसला होगा इस जंग के खात्मे के लिए कोई मौसर किरदार अदा कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, इस वक्त मिशिगन के अंदर जो यहाँ पे स्विंग स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान पॉपुलेशन है, वहां के कई शहरों के मेयर जो है मुसलमान अरब डिसेंडिंग है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को एंडोर्स किया है और एक सबसे बड़ी बात है, कल यहाँ पे एक बड़ी नई एक बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद एक जो कि अरब डिसेंडेंट है, वो अरब ग्रैंड चाइल्ड के ग्रैंडफादर भी बनने वाले हैं। ये कल की न्यूज में था यहाँ पे। तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दोनों की पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? इस वक्त जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है वो बिल्कुल ही इस जंग के अंदर कोई असरअंदाज नहीं हो पा रहे। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवारों में से किसी को भी हम वोट नहीं देंगे, ये जो वहां पर नुमाइंदगी कर रहे हैं अरब, उनकी जानिब से कहा गया है। उनको मनाने के लिए कोई कोशिश की गई है अरब कम्युनिटी को कि वो वोट दें, या क्या काविश हो रही है? क्योंकि वो नाराज, काफी नालान नजर आते हैं ये जंगबंदी के लिए। नहीं, देखें, वो एक छोटा सा ग्रुप है जिन्होंने कहा है कि हम ग्रीन पार्टी को वोट देंगे या हम वोट नहीं देंगे। लेकिन इस दफा देखा जा रहा है कि मेजॉरिटी जो मुसलमान और बिलखसूस पाकिस्तानी, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि इजराइल को चाहिए जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चला जाए। जबकि दूसरी तरफ कैमला हैरिस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई भी इफेक्टिव पॉलिसी मौजूद नहीं है। टोनी ब्लिंकन का 11वां दौरा है, लेकिन पहले 10 दौरे उनके नाकाम रहे हैं, कोई नहीं निकल सका। लोग इन चीजों से बेजार हैं, ना सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी बल्कि अमेरिकन भी बेजार हैं। तारिक साहब, अब हमने आगाज में भी बात की, इलॉन मस्क ने बहुत बड़ी ऑफर कर दी है, $10 लाख वो रोजाना की बुनियाद पर देंगे उसको, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करेगा। तो इस तरह की शख्सियात का डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में अपना झुकाव रखना कितना फायदेमंद हो सकता है? बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसकी वजह यह है, इलॉन मस्क ना सिर्फ टेस्ला की वजह से मशहूर हैं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस के अंदर जितनी रिसर्च हो रही है वो भी इलॉन मस्क बेस्ड है। और उनका एक ऐलान करना कि डेली बेस पे जब तक नवंबर 5 तक इलेक्शन खत्म नहीं होते $1 मिलियन दिए जाएंगे डेली बेस पे। यहाँ पे मैं ये अर्ज करता जाऊं कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉस, इट इज नॉट इस इलीगल नहीं है कि किसी को तरगीब दी जाए या बतौर रिश्वत किसी को दी जाए, लेकिन उसको उन्होंने ओवरकम ऐसे किया है कि एक पिटीशन साथ
ऐड की है जी, कि उसको आप साइन अपने करना आप होगा। को अच्छा, लास्टली हमारे लिए बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा ये कंसर्न है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या तब्दीली आएगी? रिवायती अंदाज में चलते रहेंगे या कोई बेहतरी के चांसेस हाँ, कोई हैं? गर्मजोशी बढ़ सकती है जिस तरह की तवक्कुआत की जा रही हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आपने देखा होगा कि माजी के अंदर जब भी रिपब्लिकन सदर आता है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। मैं मिसाल देना चाहूंगा कि आज तक सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक ओबामा दौर के अंदर हुए और 4 साल आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के फोन कॉल का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं की। जबकि वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में आपके वजीर आजम को, आर्मी चीफ बाजवा साहब को वेलकम किया। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जब जीतेंगे तो उस खित्ते में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी, चलें जी, चाइना के हवाले से, ताइवान के हवाले से और अफगानिस्तान के हम हवाले से। दुआ गो हैं बस, कि जो हाँ, हमारी पाकिस्तान best wishes और आपके साथ अमेरिका हैं। के लिए बेहतर हो, अमेरिका के लिए दोनों के ताल्लुकात के लिए बेहतर हो पाक अमेरिका और ताल्लुकात जो के लिए जंग बेहतर बंदी हो। के लिए मौसर यकीनी साबित तौर हो पे। सके गजा जंग बंदी में डोनाल्ड ट्रंप एक अहम किरदार अदा कर सके। बार उनकी जीत के इम्कानात रोशन है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब मौजूद थे और अब चंद ही दिन भरपूर तरीके से कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और देखते हैं कि जीत का सिरा किसके सर पर। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां किस तरह से जारी हैं और जो कल होने वाला जो टेस्ट मैच है उसमें किसका पलड़ा भारी हो सकता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और आईसीसी बोर्ड ने भी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। दुबई में होने वाली ये आईसीसी की 3 रोज़ा मीटिंग थी जिसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की और इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई थी, उस पर काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया गया है। यहाँ मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और इंतजाम का जायजा लेने के लिए बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान आने की दावत दी है कि आप खुद आइए और तसल्ली कीजिए। इजलास में ये यकीन दहानी कराई गई है कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के अलावा जो तमाम काम हैं वो मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है, उसके लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। हमने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी साहब सुबह सवेरे खुद ही पहुंच जाते होते हैं। उम्मीद करते हैं कि भरपूर इनेकाद होगा। जी हाँ, एक रिपोर्ट इससे पहले हम अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं हमाद सिद्दीकी साहब। हमाद भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात करी जाए, कल होने वाला जो तीसरा टेस्ट है, फाइनल और जो फैसला कुन मरहला है वो आन पहुंचा है। लग क्या रहा है पिच की जो कंडीशंस अभी तक जो कोशिशें हो रही हैं इस बार भी स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी? जरूर, पहले तो मैं आपकी और इंशाल्लाह आप दोनों को, मुझे लगता है इलॉन मस्क की जो प्रमोशन आप लोग कर रहे हैं, $1000 ईच तो आप लोग। जी सर, हम उसी के इंतजार में। हाँ, बस एक चीज की कमी रह गई है कि हमारे पास नेशनैलिटी नहीं है अमेरिका की, वरना तो हमारे पक्के थे $10 लाख। ओके, कमिंग बैक टू क्रिकेट, राइट जी। टेस्ट मैच बिल्कुल पिंडी में खेला जा रहा है और पिंडी की पिच कभी भी स्पिनर्स के हवाले से नहीं मानी जाती, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी रूट्स पर आ जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। और आकिब जावेद का बड़ा अच्छा, मैं कहूंगा कि ये फैसला कि हमें स्पिनिंग पिच बनानी चाहिए और हम छोड़ दें कि हम टीम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमें बाहर जाके एलियन खेलना पड़ता है, तो हम पहले से उससे यूज्ड हो जाए। उसका नुकसान ये हो रहा था कि हम अपने मुल्क में हारते जा रहे थे और टीम का मोराल डाउन होता जा रहा था। दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद, पाकिस्तान के परफॉर्मेंस देखने के बाद, इंग्लैंड फोर्स्ड टू ब्रिंग अनदर स्पिनर। तो इंग्लैंड आर गोइंग टू प्ले विद 3 स्पिनर। रेहान अहमद दोबारा खेल रहे हैं। लास्ट टाइम रेहान अहमद खेले अगेंस्ट in 2022 and he captured 5 wickets in an inning। तो हमारे भाई इस तरह से तो इंग्लैंड के पास भी इस वक्त 3 स्पिनर मौजूद हैं, हमारे भी 3 स्पिनर्स खेल रहे थे। उन्होंने इजाफा किया, हमने बल्कि इजाफा कर दिया। बिल्कुल, तो क्या ये उन्हें हमारी स्ट्रेटेजी समझ आ गई है कि ये पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए बनाई जा रही है, स्पिनर्स का जादू चलाते हैं, तो इस बार हमें सख्त मुकाबला मिल सकता है वहां से? देखिए, उन्हें समझ तो आ गई है, लेकिन बैटिंग डिफरेंट स्टाइल की है। उनके बैट्समैन मेरे ख्याल मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी बैट्समैन, एशियन ब्रेडमैन, उनसे बात हो रही थी और साथ साथ तौसीफ अहमद राइट आर्म ऑफ स्पिनर। उनके आगे बॉलर तब खुश होता है जब बैट्समैन ज्यादा चांसेस ले रहा होता है। हाँ, वो तेज रन बनाएगा, लेकिन जब ज्यादा शॉट खेलेगा इतने ट्रू टर्नर पे तो उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान बड़ा हैप्पी है। एक बैन डकेट, उसकी टेक्निक चले ठीक है, समझ लेते हैं, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा, कंट्रोल बड़ा अच्छा है दोनों साइड पे स्वीप का, लेकिन पूरी इंग्लैंड की टीम ने उसी अंदाज में खेलना चाहा जो कि वो नहीं खेल पाए और पाकिस्तान ने वो मैच जीता। तो पाकिस्तान अब यहाँ पे पिच कैसी बन पाती है, नहीं बन पाती। लास्ट टाइम जो यहाँ पे
टेस्ट मैच हुआ, ऑन डे 1 75 ओवर्स में इंग्लैंड स्कोर्ड 506 रन, मतलब 114 एक दिन में इतने रन आप सोचे। तो खैर वो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक और था, ये बॉलिंग अटैक और है। पिच के ऊपर बड़ी तैयारी हो रही है, हीटर्स भी लगाए जा रहे हैं, पंखे लगाए जा रहे हैं पिच को मुनासिब बनाने के लिए और हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए जो बेहतर करने के लिए। रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ भी और इंग्लैंड के खिलाफ भी। रावलपिंडी के मैदान में हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं, इस बार भी वही खदशा है या कुछ बेहतर हो जाएगा? क्योंकि हैरी ब्रूक तो ये भी कह रहे हैं कि बैटिंग पिच है। देखिए, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, जब आप जीते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। पाकिस्तान पिछला टेस्ट मैच जीता 1-1 से बराबर। जो पिच की आप बात कर रहे हैं, वो फैन करें हीटर की, वो इसलिए आपको नजर आ रहे हैं कि इस पे पानी बहुत ज्यादा डाला गया। पानी ज्यादा डालने का मकसद है, एक तो घास नहीं है तो वो बाइंड नहीं होगी पिच, वो खुलेगी। जैसे ही आप इसको हीट देंगे तो वो क्रैक होना शुरू कर देती है। क्रैक होगी तो ऑब्वियसली स्पिनर्स का रोल आपको नजर आ जाएगा। और जो सरफेस होती है उस पर अगर घास नहीं है बिल्कुल भी, तो वो जाहिर है। और फ्रॉम डे 1 लास्ट टेस्ट मैच जो हम खेले थे, इंग्लैंड ने ये क्रिटिसाइज की, डे 1 नहीं था बल्कि डे 6 था, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच सेम पिच पे खेला गया था। ये चले डे 1 टेस्ट मैच में, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आफ्टर साजिद खान एंड नुमान अली, जिन्होंने 1972 के बाद 20 विकेट्स एज पेयर में, तो पाकिस्तान बड़ा पता नहीं, पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं की, बट इंग्लैंड हैव अनाउंस्ड देयर टीम। उन्होंने रेहान अहमद और गस एटकिंसन को दोबारा शामिल कर लिया। ब्राइडन कास बाहर हो गए, मैथ्यू पॉट्स बाहर हो गए। उनकी वो रोटेशन पॉलिसी है। ब्राइडन कास थोड़ा सा हमें फिटनेस का भी इशू नजर आया उनका, लेकिन वो अपनी रोटेशन करते रहते हैं। हम क्या कर पाएंगे इस टेस्ट मैच के लिए? 2 सजेशन थी, अगर पाकिस्तान को समझ आ जाए कि अब्दुल्ला शफीक देखें लेकिन इस टेस्ट आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। जैसे हमने कामरान गुलाम पे गैम्बल किया, चांस दिए, गैम्बल किया कि वो डिजर्व करते थे, उसी तरह एक और प्लेयर है मोहम्मद हुरैरा को आप चांस दे दें और अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट करा दें। और नीचे से अगर आपने लेग से मीर हमजा के हवाले से खबर ये है कि वो पूरी तरह फिट, इसलिए उनको रिलीज करते, तो हमें एक फास्ट बॉलर और रिवर्स स्विंग का फैक्टर आता है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास वक्त की कमी है हमाद भाई, उम्मीद करते हैं जो सजेशन आप दे रहे हैं इस पे अमल किया जाए पीसीबी की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से। और खैर अभी तो ऐलान हो चुका, उम्मीद करते हैं कि कल अच्छा खेल देखने को मिलेगा क्रिकेट शायकीन को, और पाकिस्तान ना सिर्फ अपने नाम इस टेस्ट में बल्कि सीरीज को अपने नाम कर पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हम लोग जो है वो बात करते हैं कि हमारा जो मुल्क है इसके अंदर ऐसे ऐसे सितारे मौजूद हैं, कुछ कर दिखाने की लगन मौजूद है, और बहुत सारे लोग ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि जिनको देखकर हम दंग रह जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट हैं तहरीम ज़की, फाउंडर हैं ATM फूड की। वेलकम टू शो कहेंगे इनको, और इनके बारे में आपको पहले ये बताएं कि तहरीम करती क्या है। तो तहरीम ने एक फूड ATM शुरू किया है जिसमें 100 रुपये में तमाम लोग खाना खा सकते हैं। मतलब 100 रुपए में किस तरह से खाना खा सकते हैं ये बताएंगे। इस महंगाई के दौर में, गुर्बत, भूख और अफलास के दौर में किस तरह से इस आइडिया को अमली जामा पहना रही हैं। तहरीम, ये आप ही से हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस काविश पर मुबारक हो, काबिल तहसीन है ये इक़दाम। कब से इसका आगाज़ किया, आइडिया कैसे आया ये आपके दिमाग में? अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों को 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट फूड ATM को रन करते हुए। आइडिया लोगों को देख के ही, जो हमारे पाकिस्तान के हालात है, लोगों की सिचुएशन है, उसको देख के ही आया। हम लोग रमज़ान में फ्री दस्तरखान लगाते थे, तो वहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ब्लू कॉलर पीपल हैं, वो लोग फ्री दस्तरखान पे बैठ के खाना नहीं खाते। तो इसी वजह से उनका ये दर्द महसूस करते हुए मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। तो वहीं से ये फूड ATM का आगाज़ हुआ। फूड ATM बेसिकली एक वैन है जो खाना लेकर जाती है ब्लू एरिया में। अच्छा, ब्लू एरिया में खाना लेकर जाती है। आपके साथ और लोग भी मौजूद हैं? मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं जी। ठीक है, कितने टीम मेंबर्स हैं, कहाँ पर आपने इसका आगाज़ किया? टीम है, हम सब ने। ये तमाम लोग आपके साथ स्टूडेंट्स हैं जो शामिल हैं? वो वॉलंटियर्स हैं अभी फ़िलहाल। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तहरीम ये भी बताइएगा कि कितनी कॉस्ट इसके ऊपर आपको आ जाती है, और क्या इसमें आप क्योंकि ये आपके लिए बिजनेस भी है, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना तो है जो कि इतनी महंगाई में ज़्यादा महंगे दामों खाना नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन ख़ुद के लिए भी कुछ करने की आपकी लगन थी और आपने बहुत सारे लोगों को साथ में रोज़गार भी दिया हुआ है। इससे फ़ायदा कितना पहुँच रहा है आपको, दूसरे लोगों को कितना खुश देखती हैं आप लोगों को इससे? इससे फ़ायदा पहुंच रहा है आपको, दूसरे लोगों को कितना खुश देखती हैं आप लोगों को इससे? इससे फ़ायदा पहुंच रहा है आपको, दूसरे लोगों को कितना खुश देखती हैं आप लोगों को इससे? इससे फ़ायदा पहुंच रहा है आपको, दूसरे लोगों को कितना खुश देखती हैं आप लोगों को इससे?
देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो फूड एटीएम है ये कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नॉन प्रॉफिट फूड ड्राइव है। अच्छा। इसमें अगर हम 100 रुपये भी ले रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए है कि उसमें फूड की कॉस्ट हो जाए, जो वर्कर हायर किया हुआ है, जो खाना पकाता है, कुक है, उसकी कॉस्ट हो जाए। ये दोबारा रिसाइकल होकर हम लोग इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है। ठीक है। तो और 100 रुपीज़ भी इसीलिए है कि जो फूड की क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। तहरीम ज़की हमारे साथ मौजूद थी, फाउंडर एटीएम की, और जिस तरह से वो काम कर रही हैं बहुत ही खुशाइन बात है। इस तरह लोगों को काम करते रहना चाहिए ताकि दूसरों के बारे में भी कुछ सोचने वाला होना चाहिए ना। सिर्फ हम लोग अपने बिजनेस एम्पायर खड़े करते रहते हैं और अपनी जेबें भरने का सोचते रहते हैं, वहीं पर जो बच्चे हैं वो क्या कुछ कर दिखाने की लगन रखते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। विदाई। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद और सुबह खैर। अब बात हो जाए कौमी हीरो की। अमेरिका में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में एक और पाकिस्तानी तंसाज रमीज़ इब्राहिम है, जिन्होंने नई तारीख रकम की है। न सिर्फ लास वेगास में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, बल्कि मेंस फिजिक कैटेगरी में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल जी, रमीज़ इब्राहिम को हम क्यों ना मदुई कर लें, क्योंकि वो एथलीट का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। रमीज़ इब्राहिम बॉडी बिल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो। रमीज़, आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये मुकाबला जीता और कितने उसमें मुमालिक की दीगर लोग भी शामिल थे इस मुकाबले में? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये कॉन्टेस्ट विन किया। और ये मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबला लास वेगास नेवाडा में हुआ है और इसमें 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और मेरी क्लास में जो मैंने ये ओवरऑल विन किया, पहले गोल्ड मेडल विन किया, फिर ओवरऑल मैन फिजिक मिस्टर यूनिवर्स का प्रो कार्ड जीता है। अरे वाह, जबरदस्त। टोटल मैंने 41 लड़कों से फाइट की थी, उसके बाद जाके मैंने प्रो कार्ड विन किया। मैं अब प्रोफेशनल सेकंड प्रो कार्ड जीत चुका हूँ और मुझे अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए रमीज़ अगर आप बता पाएं कि मिस्टर यूनिवर्स का तो टाइटल आपने जीता, गोल्ड मेडल जीता, ये प्रो कार्ड क्या है, प्रोफेशनल एथलीट का एजाज, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा आम व्यूअर के लिए। देखिए, प्रो कार्ड वो होता है कि इसके अंदर आपको प्रो पासपोर्ट इशू हो जाता है, फिर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो जितनी भी प्रोफेशनल लीग्स होंगी वर्ल्ड वाइड, अब आप उसमें खेलेंगे, अब आप एमेचर नहीं खेलेंगे। ठीक है। तो मैं अब जो मुझे प्रो पासपोर्ट इशू हुआ है, इसके थ्रू मुझे वीजे बहुत इजीली लगेंगे और क्या कहते हैं, मैं प्रो लीग्स में जाऊंगा। और प्रो लीग्स जो होती हैं वो बहुत हाई लेवल की होती हैं और उसमें सारे प्रो लड़के जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वही कम्पीट करते हैं। आप लॉस वेगास में मौजूद हैं, इसके बाद आपका पाकिस्तान आने का प्लान है या वहां पर ही किसी और मुकाबले में हिस्सा लेंगे? नहीं, देखें, अभी मुझे यहाँ से यूएस से ऑफर हुई है अमेरिका को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक ही एम बनाया है कि मैं मरते दम तक पाकिस्तान की तारीख रकम करता रहूंगा और अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए अंजाम देता रहूंगा, चाहे पाकिस्तान मुझे कोई रिस्पांस दे ना दे। आपके इस जज्बे को सलाम। लेकिन अभी आपकी बातों से थोड़ा सा हमें शिकवा भी महसूस हो गया वजारत खेल को लेकर। ये सारी एफर्ट आपकी अपनी जाती है या फिर कोई मुआवनत हुई हुकूमत की तरफ से भी, वजारत खेल की तरफ से भी इस मुकाबले में शामिल होना, या इसकी जो ट्रेनिंग आपने की इतनी जबरदस्त? देखें, इसमें होता ये है कि मैं तो पाकिस्तान को 8 साल से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पिछले 7 सालों में लास्ट टाइम मैंने हिस्ट्री बनाई थी, मैं वर्ल्ड चैंपियन बना था, वहाँ 3 गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड जीता था मैंने। तो उस वक्त तक जो मैंने 7 साल का सफर तय किया था, इसमें मैंने अपने 3 जिम और एक गाड़ी सेल की थी, बैंक लोन लिए थे जब मैं वहां पहुंचा था। इस बार जो है वो चाइल्ड प्रॉपर्टीज के सैयद फवाद भाई हैं, उन्होंने मुझे यहाँ का टिकट और अकोमोडेशन करा के स्पॉन्सर करके भेजा और मुझे मोटिवेट किया कि बेटा खेलो, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम पाकिस्तान का नाम रोशन करो और जाओ। वजह क्या है आपकी? क्या हुकूमती सतह पर किसी से बात नहीं हुई है? क्यों आपको सपोर्ट नहीं मिली है? आप इतने सालों से इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है? देखिए, वजह ये है कि हुकूमत
से मुझे शिकवा ये है कि हुकूमत सिर्फ शाबाश भी कह देती है ना तो दिल खुश हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे शाबाश भी नहीं कहा। दूसरी इसकी सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि जो हमारी अपनी फेडरेशन जो बहुत बन चुकी है ना पाकिस्तान में, उनका मसला ये है कि किसी पाकिस्तानी को ना, जो फेडरेशन के इस फील्ड के लोग हैं, उनको किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं, हजम नहीं है। उनको वो नेगेटिविटी फैलाते हैं जिसकी वजह से हमारी फील्ड बर्बाद हो रही है और पीछे जा रही है। इसलिए किसी लड़के की सरपरस्ती नहीं हो पा रही नेगेटिविटी की वजह से। बट मैंने जो काम किया है, जो अभी मैं यूनिवर्स का मुकाबला जीता हूँ, ये कोई मामूली मुकाबला नहीं बिल्कुल है, ऐसे है। ये बहुत बड़े लेवल का मुकाबला है। इसमें रमीज? 41 एथलीट। रमीज, हम ये देखते हैं कि जब आप जीत कर आते हैं हमारे एथलीट, तो तब तो उन्हें शाबाशी मिलती है। हुकूमत भी ये दावा करती है कि हमने सपोर्ट किया था और हमारे एथलीट हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। लेकिन आपका यहाँ पर शिकवा बिल्कुल इसके बरक्स है कि आप जीत कर आए हैं, तब भी आपको एक थपकी, एक शाबाशी तक नहीं मिली है, सपोर्ट तो बहुत दूर की बात। मैं तो 8 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ और फिर हिस्ट्री पे हिस्ट्री बना रहा हूँ, लेकिन अब जो काम किया है यूनिवर्स का, ये बहुत बड़ा काम है, कोई मामूली काम नहीं है। अभी तक मैंने कोई ऐसी हेडलाइन नहीं देखी, कोई ऐसा मैसेज नहीं देखा हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से। रमीज अपना काम करे ना करे, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ऐसे सितारों को मंजर-ए-आम पर लाया जाए और उनकी जो काविशें हैं उनको सराहा जाए। तो आप भी यकीनी तौर पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन कोशिशों को रोकिएगा नहीं, इसी तरह से जारी रखिएगा। जरा इस इवेंट के बारे में, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल था ये, इतने 44 लोगों को शिकस्त देना। ये किस तरह से, किन मराहिल से आप यहाँ तक पहुंचे, जरा उस पर भी रोशनी डालिए। देखें, इस पे तो सबसे पहले वीजे का इतना मसला था। पहली दफा मेरा वीजा नहीं लगा, रिफ्यूज हो गया। मैंने पीएम साहब को ईमेल करी कि मुझे वीजे लगाने में हेल्प करें, उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर सेकंड टाइम मेरा फिर से वीजा रिफ्यूज हुआ। 15 दिन पहले मेरा वीजा लगा अल्लाह के करम से, और मैं इस इवेंट में 6 महीने से पहले से मेहनत कर रहा था। इसकी डाइट बड़ी एक्सपेंसिव चल रही है, माशाल्लाह आपकी मेहनतें रंग लेकर आई। हमारी ख्वाहिश है आप पाकिस्तान वापस आए तो अपने स्टूडियोज में भी आपको दावत दें और आपकी ये जो कोशिश है, मेहनत है, इसको पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाए। एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद पर मिस्टर यूनिस का मुकाबला यकीनी तौर पे 44 खिलाड़ियों को शिकस्त देना एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि पाकिस्तानी ने सर अंजाम दिया है। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात करते हैं, क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। रिश्तों के मसाइल, वो भी लड़कों के रिश्तों के मसाइल, ये उम्मीद तौर पे हम सुनते हैं कि लड़कियों को रिश्तों के मसाइल लड़कियों के लिए मसला नहीं, अब तो मर्द रो रहे हैं। मेरे सामने तो मर्द हजरात रो रहे हैं कि मर्दों को बहुत मसाइल हैं। हर फर्द जो है वो ख़ानदान अपना बनाना चाहता है, अपनी फैमिली बनाना चाहता है, और हम किसी भी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी सोसाइटी से हो, लेकिन रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो जाना और एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना, ये बड़ा मुश्किल अमर हो गया है इस वक्त। पहले लड़कियों को मसाइल का सामना करना पड़ता था कि जो ससुराल वाले होते बहुत थे, लंबी चौड़ी हो चुकी है खवातीन की। अच्छा पहले मुझे तो बोलने देना कि पहले लड़कियों के मसाइल हुआ करते थे, आप लड़कों के मसाइल लेकर रोना शुरू हो जाते हैं। और ये मसला बड़ा गंभीर हो चुका है, तो हम क्यों ना डॉक्टर साहब की राय ले लेते हैं। आपकी हो चुकी है ना, डॉक्टर साहब की भी हो चुकी है। देखें 4 की तो इजाजत है, तो अभी हो सकता अल्लाह है कि माफ करे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को जो है ना शामिल गुफ्तगू करती हूँ। डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो सर। सर 4 की इजाजत है, इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पहले एक तो हो जाए, यहाँ पर रोना तो एक का है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या मुश्किलात दरपेश हैं आजकल? बॉयज क्यों इतना नाला नजर आते हैं सोसाइटी से कि जी लड़कियों के नखरे बहुत हो गए हैं, डिमांड्स बहुत हो गई हैं, जबकि मेरे ख्याल में तो रुझान तो मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली अपने आधी बात बताइए, वो ठीक है कि नखरे बहुत हो गए हैं, डिमांड्स बहुत हो गई हैं। उसकी कई वजूहात हैं, उसमें से एक वजह जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है ये है, इसने लड़कियों को और लड़कों को भी फैंटेसी वर्ल्ड में रहने पर आमादा कर दिया है। वो रियल वर्ल्ड में रहने की बजाय एक तखयलाती दुनिया में, फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। अब जब शादी की बारी आती है तो लड़की अपने होने वाले शौहर से शादी के पहले दिन से वो कुछ लेना चाहती है जो उसके बाप ने उसकी माँ को 20 साल बाद दिया था। अच्छा, देखिए एक इनिशियल स्टेज होती है, बट ये मेरे ख्याल में ये फैंटेसी ना हुई, ये तो फिर रियलिटी। नहीं, रियलिटी बहुत ज्यादा नहीं, बात को समझिएगा। बाप ने शादी की, उसने 20 साल मेहनत की, साइकिल से मोटरसाइकिल का सफ़र किया, फिर मोटरसाइकिल से गाड़ी का सफ़र किया, किराए के मकान से अपने घर तक आया। 20 साल की स्ट्रगल के बाद आज बच्ची बाप को जिस मकाम पर देख रही है, उसके पीछे ये सालों की मेहनत थी। अब लड़का इस वक्त कैरियर के आगाज़ पे है, अब वो चाह रही है कि लड़का एग्जैक्टली कम से कम उस पोजीशन पर तो हो जिस पोजीशन पर मेरा बाप है। अब एक ये बड़ा फ़र्क है इस चीज़ का कि लड़के की एज जो है वो उसके मुताबिक नहीं है, इतना तजुर्बा नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है।
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एलाबोरेट करना चाहूँगी लड़कियों के मसाइल भी, कि लड़कियाँ जो है वो, लड़का अगर डिमांड रखता है लड़कियों की, उसे रंग गोरा चाहिए, लड़की स्मार्ट चाहिए, खूबसूरत चाहिए, टॉल हाइटेड चाहिए, फिर पढ़ी लिखी भी चाहिए और नो उम्र भी चाहिए, मतलब यंग भी चाहिए। तो ये डिमांड्स जो है जी, आप भी देखें ना। तो बातें समझिएगा। पहली बात तो ये कि अच्छा लगना, अच्छा दिखना, अच्छी चीज़ों को पसंद करना, ये तो इंसान की नेचर है। लेकिन आपने भी जो बात की है, इसमें भी आमतौर पर ये लड़के का मुतालबा नहीं होता, लड़के की माँ या बहन का ही मुतालबा होता है। नहीं, लड़कों की नहीं, लड़कों की तो 2-3 मुतालबात होते हैं, लड़कों के 2-3 मुतालबात होते हैं। लड़की कम बोलती हो, उसकी जुबान थोड़ी छोटी हो, वैसे बता रहा हूँ, एजुकेटेड हो, कोऑपरेटिव हो, बस इतनी सी डिमांड्स होती हैं। यानी कि नामुमकिनात का मुतालबा करते हैं लड़के। अच्छा, नहीं, जो खूबसूरती की डिमांड, तो मैं पहले इन्हें जवाब दे दूं, ये मैं इन्हें पहले जवाब दे दूं, ये ना मैं इन्हें जवाब दे दूं पहले, ये ख्वातीन के बहुत खिलाफ होते हैं, हमेशा ही मैंने नोट किया है। मैं आज ब्लंटली कहना चाहता हूँ कि आप गलत हैं। नहीं, घर जाना है आपकी तरह, नहीं, आप गलत कहते। देखें, मैं ये बात कई सेमिनार्स में कई जगह लोगों को बता चुका हूँ कि आप ख्वातीन के बारे में ऐसे रिमार्क्स ना दिया करें। वजह क्या है, खातून दुनिया की सबसे ब्लेस्ड मखलूक है, इससे ज्यादा खुशकिस्मत मखलूक कोई नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इसकी रीजन है, दलील है इसकी, कि औरत की बीवी नहीं होती। हाँ, देखें ना, तो इसका मतलब है कि नहीं, मैं हमेशा आपसे तवक्को करती हूँ कि आप इतना सीरियस होकर जवाब दे रहे हैं, वो आपके हक में कोई तो बात आप औरतों के हक में करेंगे, लेकिन नहीं, आप डॉक्टर साहब को आज जिस टॉपिक पे हमने मदऊ किया है वो बजाते खुद मजलूमियत को शो कर रहा है ना मर्दों की, तो आप समझ जाएं कि वो किसके हक में बात कर रहे हैं। आप लोगों की शादी हुई तो उस वक्त क्या मसाइल दो चार, किन मसाइल से दो चार थे आप लोगों को, किन मसाइल से हटा रही हैं डॉक्टर साहब? नहीं, क्योंकि आप भी मर्द हजरात हैं ना, तो क्या डिमांड जो आप कह रही है ना मसाइल, मैं आपको एक देखिए, फिर आपने ये नहीं कहना कि मैं आपको एक साइड की बात कर रहा हूँ। मसाइल के सिलसिले में ऐसा है कि एक लड़का और लड़की मंगनी के बाद गुफ्तगू कर रहे थे, तो लड़की ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जल्द जल्द शादी हो जाए ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकूं। लड़का कहता है मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, वो कहती है मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ, फिक्र ना करो, वो तो हो ही जाएगा। अच्छा डॉक्टर आप जिन मसाइल की बात कर रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करते, सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं, क्योंकि बेरारवी की तरफ भी इजाफा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो चुके हैं दोनों तरफ। मैं चले बैलेंस कर देता हूं। जी बिल्कुल ठीक है, लड़के के घर वाले भी और लड़की के घर वाले भी। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब क्या गैजेट्स से दूर तो नहीं हो सकते, नहीं हो सोशल सकते, मीडिया से दूर भी नहीं हो सकते, फिर किस तरह से? एक तो है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन्हें खत्म करना चाहिए। जिस तरह भी उन्होंने बताया कि लड़के की डिमांड है कि लड़की ऐसी हो, तालीम ऐसी हो, कद ऐसा हो, रंग ऐसा हो, और इसमें भी उन्होंने ये नहीं बताया कि लड़की अपने घर से जहेज के नाम पर क्या लेके आएगी। कई तवक्कुआत हैं उनकी। दूसरी तरफ लड़की के घर वाले भी कर देते हैं, मैं यही कहने लगा हूं कि जी हमारे घर पे बेटी के नाम पे घर लिख के दें या प्लॉट लिख के दें, हमें ये सब कुछ गारंटी। जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, मसलन मैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक खातून कोई वेमिनिस्ट बैठी हुई थी, फेमिनिस्ट जो हैं बड़ी ख़ास तरह की, तो वो जहेज़ एक लानत है, जहेज़ एक लानत है। मैंने कहा वो तो ठीक है, मगर ये बरी और 2 लाख का लहंगा कौन सी सुन्नत रसूल है? वो ब्यूटी पार्लर जाके 3 लाख रुपए का बिल वहाँ पर भिजवाना वलीमे के लिए अलहदा, और ये कौन सी सुन्नत है? अब उसके उनके पास जवाब नहीं हुआ। ये जो बेरहरवी की बात कर रहे हैं, लेट शादियों की बात कर रहे हैं, उसके बाद आफ्टर मैरिजेस जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो क्या है कि शादी इतनी महंगी कर दी गई कि अव्वल तो वो मुश्किल हो गई, फिर जिसने कर्ज लेके कर ली वो अगली जिंदगी बेगम को खुश रखने की बजाय वो कर्जे उतारता रहता है। एक घर में 5 आदमी थे, उसका बजट 5 आदमियों वाला था, अब 6ठा आदमी आ रहा है, तो इनकम बढ़नी चाहिए, मगर उन्होंने कर्ज लेकर शादियां की हुई हैं। अब उनकी इनकम और कम हो गई और कर्जों में जाने लग गई। अब वो नई आने वाली के नाज नखरे क्या उठाएगा, उसका ख्याल क्या रखेगा? अगर इन अखराजात को कम कर लिया जाए, सादगी के साथ शादियों का रुझान डाला जाए, तो मेरा ख्याल है हम वापस अपने ओरिजिन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन और मसला या डिमांड ये भी होती है लड़की के घर वालों की उमूमी तौर पे कि जी लड़का जो है वो अपनी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ना हो, या उसकी कोई बहन गैर शादीशुदा ना हो, या उसकी घर पे राज शादी होने के बाद वो उसका पहला टारगेट ये होता है कि इसको किस तरह से अलग किया जाए। ये सारे मुतालबात ठीक है? ठीक नहीं है। असल में हमारे यहाँ लड़कियों की जो तरबियत होती है, नॉट एनी स्पेसिफिक, ओवरऑल बात कर रहा हूँ सोसाइटी की, लड़कियों की तरबियत घर में बातचीत ये होती है शौहर को काबू कैसे रखना। हालांकि तरबियत होनी चाहिए शौहर को खुश कैसे रखना है। अगर सिर्फ इस माइंडसेट का फर्क हो जाए कि आप शौहर को काबू करने की बजाय शौहर को खुश रखने की प्लानिंग करें, तो ये सारे मामलात मैटर नहीं करते, क्योंकि बीवी जो है उसके लिए सबसे अजीज रिश्ता है। वो बीवी अपने खानदान को, माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के आपकी खातर आ गई, सबसे अजीज कौन हो सकती है? छोटी सी मिसाल मैं दूंगा कि वो मिसाल देते हैं कामयाब औरत वो होती है जो अपने हस्बैंड को बादशाह बना के खुद मलका बने,
बने, ना कि उसको फकीर बना के रखे और फकीर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। तो ये तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी है कि हम लोग ये आपने जो पॉइंट रेज किया था जुनेद ने भी, कि लड़कियों की भी ये डिमांड होती है कि प्लॉट्स नाम करें या कोई श्योरिटी गारंटी कुछ होना चाहिए। हम इस्लाम से कितना दूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे मज़हब ने भी ये कहा कि जो लड़की है जब किसी बीवी अपने शौहर की ज़िंदगी में शामिल होती है तो वो अपना रिस्क लेकर जाती है, एक औरत अपनी किस्मत लेकर जाती है, अपना रिस्क लिखवा के लेकर जाती है। तो फिर हम लोग पहले से डिमांड क्यों शुरू कर देते हैं कि शादी होने के बाद जो आपकी किस्मत में, हमने पहले से ये माइंडसेट बदल लिए। हम बच्चियों की तरबियत, खास तौर पे घर में तालीम और तरबियत इसलिए नहीं करते कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आप घरों में इंटरव्यू करके देख लें, बच्ची को पढ़ा लो, इसकी तरबियत करो ताकि बुरे वक्त में इसके काम आ जाए। वो बुरे वक्त को जहन में रख के तरबियत करवाते हैं, अच्छे वक्त के लिए नहीं करवाते। शादियों में मेरे नाम ये कर दो, खर्च इतना लिख दो। क्यों? अगर शौहर अच्छा ना हुआ तो ये, यानी उनके जहन में उनके जहन में पॉजिटिव चल रहा होता, नेगेटिव चल रहा होता है, और जो आपके दिमाग में चलता है वही आपको मिलता है। अगर आप पॉजिटिव जिंदगी जीना चाहते हैं, पॉजिटिव मैरिटल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जहन में पॉजिटिविटी का बीज बोएं। तो फिर डॉक्टर साहब तरीकाकार क्या होना चाहिए कि हम बेहतर शादियां हो सकें, क्योंकि लड़के जो जिनका आज हम जो टॉपिक लेके बैठे हैं वो ये है कि रिश्ते हो नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से शादियां जो वो हो सकें, रिश्ते बेहतर जो दो तीन जो बुनियादी बातें जैसे कि मैंने बताई, एक तो अनरियलिस्टिक अप्रोचेस खत्म कर देनी चाहिए, लड़के को भी और लड़की को भी। दूसरा, शादियों को पहले की तरह सादगी की तरफ लाना चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि एक शादी करने के लिए एक आदमी को अपना घर बेचना पड़ रहा है। एक आदमी पूरी जिंदगी इंतजार करता है कि मेरी पेंशन मिलेगी तो मैं बेटी की शादी करूंगा, वो पूरी जिंदगी पैसे जमा करता है कि बेटी की शादी करूंगा, इंश्योरेंस लेता है उसके लिए। तो इनका अखराजात कम से कम हो, शादियां आसान हो, जो पैसे फजूल खर्चियों पर खर्च करते हैं वो बच्चे बच्ची पर खर्च करें। और इसी बात की तरजीह हमारे इस्लाम ने भी दी है, हमारे मजहब ने भी दी है, सादगी से शादी करें। और एक वलीमा जो है वो कहा गया था, वो भी लड़के वालों के ऊपर कहा गया था कि लड़के वाले वलीमे को ऑर्गेनाइज करें, चंद लोगों को बुलाकर उस शादी को अनाउंस करें, निकाह को आसान बनाइए, रिश्तों को आसान। बिल्कुल, तो रिश्तों को आसान बनाइए ताकि मुश्किलात जो हैं वो खत्म हो सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नामवर अदाकार अदनान सदीकी आज सालगिरह मना रहे हैं। कितनी सालगिरह मना रहे हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उम्र बताना जो है ना वो वैसे ही लड़कों को भी अच्छा नहीं लगता। अदनान सदीकी है वो उम्र चोर भी हैं, क्योंकि हम जब से देख रहे हैं, बचपन से जब से हमने होश संभाला है तब को इनको ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि वक्त के साथ साथ बूढ़े होने के बजाय और जवान और खूबसूरत और हैंडसम होते जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। इसी तरह से ज़बरदस्त अदाकारी करते रहिए और हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मिसाल बने रहिए। अदनान सिद्दीकी ने कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, बहुत सी फिल्में भी की हैं, और ख़ासतौर पे उरूस आपको याद होगा, पल दो पल, मेरी अधूरी मोहब्बत, मेरी ज़ात, ज़रा बेनिशां। इसी तरह से हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं और हमारी इंडस्ट्री में तो छाए हुए हैं, आपको पता है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम बात करें, अच्छा उन्होंने फिल्मी करियर का आगाज़ भी किया था 1990 में, तो हम लोगों की तो मुझे लगता है बचपन में ही, पैदाइश से भी पहले इन्होंने हमारे बचपन से हम उनको इस तरह से देख रहे हैं और वक्त के साथ साथ मजीद ग्रेसफुल होते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है वो ग्रेसफुल होते जाते हैं, इसलिए हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हम लोग खुद कंफ्यूज हैं कि वो कितने साल के हो गए होंगे, तो लिहाजा ये आप खुद ही अंदाजे लगाएं कि आप वो कितने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिस्ट हैं निम्रा निसार, जो कि ज़बरदस्त अंदाज में ना तो बल्कि हमारी बच्चियों के लिए मिसाल बन के सामने आई हैं। ख़वातीन को नाजुक मिजाज अमूमी तौर पे कहा जाता है, कमज़ोर कहा जाता है, लेकिन इस तरह की जो बच्चियां हैं उन्होंने आप लोग कहते हैं कि नाजुक अंदाम है, कमज़ोर हैं, लेकिन ये निम्रा ने वाज़े कर दिया है और साबित कर दिया है कि ख़वातीन जो है वो मर्दों से किसी सूरत भी कम नहीं है। वो अपना भी मतलब अपने लिए भी वो अपना बचाव भी कर सकती हैं, दिफा कर सकती हैं, दूसरे का भी दिफा कर सकती हैं, डट कर मुकाबला कर सकती हैं। तो हम निम्रा निसार को वेलकम कहेंगे। वेलकम टू शो निम्रा। निम्रा, सबसे पहले आप ही से जानेंगे किस तरह से आपने ये ट्रेनिंग ली, किस तरह से आपको ये शौक़ पैदा हुआ कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है और अपने लिए कुछ करना है। आप तो बल्कि लड़कियों को भी इसकी तरगीब देती हैं। बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट एक्टिविटी जो कि मैंने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि मैं सेल्फ डिफेंस की तरफ मूव करूंगी, बट सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखें तो ये बेनिफिशियल है। बिल्कुल। अच्छा, आप लड़कियों को भी इस चीज़ की तरगीब देती हैं कि उन्हें मार्शल आर्ट सीखना चाहिए और कई लड़कियों को ट्रेनिंग वगैरह भी देती हैं?
एग्जैक्टली मैं सेशंस करवाती हूँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में और ऑनलाइन भी जबरदस्त। सेशन करवाती हूँ जिसमें लड़कियों के साथ-साथ लड़कों को भी इस चीज़ की तरकीब दी जाती है। आपके साथ खुद ज़ाती तौर पे कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, ज़रूरत पड़ी हो अपना दिफ़ा करने की या किसी को सबक सिखाने की, वो हमारे साथ शेयर कीजिए? नहीं, मैं जिस लाइफ़स्टाइल को गुज़ार रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आज तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बट मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं मैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। अच्छा, एक आम बच्ची जिसको जिस तरह हम भी बात कर रहे थे कि अमूमी तौर पे बच्चियों को नाजुक मिजाज समझा जाता है, अपने सेल्फ डिफेंस को किस तरह से यकीनी बना सकती हैं, उनके लिए कोई गुर बताइएगा, कोई टिप्स बताइएगा? सेल्फ डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग होती है स्ट्रेंथ की। तो जिनसे घर से बाहर मूव आउट करना मुश्किल है, वो ऑनलाइन किसी भी अकेडमी को जॉइन करके अपने सेशंस अटेंड कर सकती हैं। और उसके अलावा आजकल तो सोशल मीडिया की काफ़ी पावर है। आप लोग इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब से आप सेल्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को सीख सकते हैं। अच्छा इट्स निम्रा, आप पॉसिबल। क्या सिखाती हैं बच्चियों को कि जब उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना हो, उन्हें कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाए जहाँ पर उन्हें काउंटर अटैक करना है, अपने आप को सेफ रखना है, तो वो क्या किया करें? मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है। अगर आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना दिफ़ा कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने माइंड में इस चीज़ को क्लिक कर देते हैं कि नहीं यहाँ पे हम रह गए हैं, तो आप गेम हार गए हैं। और कितने अरसे की ट्रेनिंग होती है, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं लड़कियों को, बच्चियों को इस ट्रेनिंग को हासिल करने में, सीखने में? मेरे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ़ इतना ही कह सकती हूँ कि हर इंसान की अपनी बॉडी होती है, अपना मेंटल लेवल होता है, उस अकॉर्डिंग वो सीखता है। बट अप्रॉक्सिमेटली आई गेस 4 टू 5 इयर्स लग जाते हैं सेल्फ डिफेंस और बेसिक ट्रेनिंग करने में। ठीक है, और कोई ख़ास डाइट, कोई ख़ास माइंडसेट, ज़हनी तौर पे कितना ज़रूरी है मजबूत होना किसी भी बच्ची का इस ट्रेनिंग के लिए? ज़हनी तौर पे जो स्टार्टिंग में आती हैं वो इतनी प्रिपेयर नहीं होती, ना मज़बूत होती हैं। असल में ये है ही मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड। तो जैसे ही आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस करते हो, आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तक आप बता रही हैं कि आप स्कूल कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग दे रही हैं और फिर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हैं? जी, एग्ज़ैक्टली। बच्चियों का रुझान क्या देखती हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, या फिर आप ऑनलाइन जो क्लासेस लेती हैं, लड़कियां कितनी इसमें आना चाह रही हैं, इसको सीखना चाह रही हैं, कितना शऊर आ गया लड़कियों को कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की सलाहियतें सीखनी चाहिए? एग्ज़ैक्टली लड़कियों में काफ़ी शऊर आ गया है। अब मैं अपने सेशन से हट के बात करूँ तो काफ़ी फीमेल्स ऐसी हैं जो मुझे बज़ाते खुद कांटेक्ट करती हैं कि आप आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम योर रूटीन हमसे कांटेक्ट करें, उसके बाद हम आपसे सेशन लेना चाहते हैं। तो लड़कियों का काफ़ी रुझान है इस तरफ। चलें, बहुत अच्छी बात है निम्रा, इसी तरह से काम करती रहिए और अवेयरनेस देती रहिए कि लड़कियों को खुद कितना मजबूत होना ज़रूरी है और अपना मुकाबला वो खुद कर सकती हैं, अपनी सेफ्टी का ख्याल वो खुद रख सकती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ निम्रा निसाती। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, हम बात करते हैं, बागों का शहर है लाहौर और आजकल स्मॉग की वजह से देखा जाए तो आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका है। शहरियों के लिए सांस लेना महाल हो चुका है और जो कि ऑलरेडी सांस के मसले से दो चार हैं लोग, उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया इस फ़िज़ा में सांस लेना। और अगर हम बात करें इस फ़ज़ाई आलूदगी से बचने की, तो किस तरह से बचा जा सकता है और क्या क्या अवामिल हैं जो कि इसमें मज़ीद आपको ट्रिगर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैप्टन अरशद हमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, फैमिली फिजिशियन हैं आप। वेलकम टू डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, सभी जानते हैं मसाइल क्या चल रहे हैं और फ़ज़ा में किस किस्म की आलूदगी मौजूद है जो कि हमारे गलों को, नाक को अफेक्ट कर रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और जो सांस के पहले ही मसाइल से दो चार हैं जिनको सांस लेना मुश्किल है, इस्तिमा के पेशेंट्स हैं और बहुत सारे अमराज के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं समझता हूँ कि जो ही ये सर्द मौसम शुरू होता है तो हर साल आप देखती हैं कि जो फॉग है, स्मोक है, ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा है, हवा में आप सुबह निकलते हैं तो ज़ाहिर है आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, आँखों में जलन शुरू हो जाती है, कोई इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाज़ अफराद हमारे ऐसे लोग हैं जो कि सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, जिस तरह के दमा की तकलीफ़ है या COPD है, ब्रोंकाइटिस है, इनमें तो ख़ास तौर पे ये जो स्मोक है ये इफ़ेक्ट कर रही होती है, बुरे असरात इसके हो रहे होते हैं।
इसके अलावा और भी ये आंखों के ऊपर इसके बुरे असरात हैं, नाक कान गले के ऊपर जो प्रॉब्लम होती हैं लोगों में, उनको भी ये चीज़ें बढ़ा देती हैं। तो इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन हर चीज़ के ऊपर ये जो क्या मास्क लगाया जाए, फिर किस तरह से बचे कैसे इंसान, क्योंकि बिल्कुल जी, ये तो हर साल का मामूल बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मास्क लगाना चाहिए हमें, और बल्कि जिस तरह के पिछले कोविड के सीज़न में हम सब लोगों ने अपनी हिफाजती इक़दाम किए, मास्क के ज़रिए किए, तो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं और वो तकरीबन एरोसोल इन्फेक्शंस होती हैं, हवा में मुअल्लक होते हैं ज़रात, चाहे वो वायरस है चाहे बैक्टीरियाज है, तो उससे बचने के लिए मास्क तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे हमें बच्चे अब मास्क नहीं पहनते, आपको पता है बच्चों को इस तरफ लाना बड़ा मुश्किल होता है कि 24 घंटे वो मास्क लगाएं, स्कूल जाते हैं, ग्राउंड्स में खेलते हैं, बाहर कहीं मार्केट में जाते हैं, प्ले एरियाज़ में जाते हैं, तो बच्चों के लिए तो बड़ा मुश्किल है मास्क लगाए रखना। उनको किस तरह से इससे महफूज रखा जा सके, और जो बच्चे ऑलरेडी गले की बीमारियों से गुजर रहे हों। अच्छा, मुस्तकिल हल डॉक्टर साहब क्या हो सकता है कि पौधों का इस्तेमाल पौधे ज़्यादा लगाएं? देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं मास्क की बात कर लूँ। आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो ये इस्तेमाल नहीं करते, उसमें सिंपल सा तरीका है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने अपने बच्चों को कैसे महफूज करना है। लेकिन एक टाइम था जबकि अडल्ट भी मास्क यूज़ करने में बड़ा मुश्किल पेश आती थी उनको, लेकिन एक लोग जब आदी हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। बड़े फैंसी किस्म के बच्चों के लिए बड़े स्पेशल मास्क आए हुए हैं, बाज़ तो बड़े शौक से भी पहन लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मास्क पहनना मुश्किल हो रहा है तो उसमें ये होता है कि बार बार पानी का इस्तेमाल करवाएं। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा जो पानी पी लें, पानी पी लें, और ज़्यादातर कोशिश करें कि जो मुंह हाथ धोने चाहिए बच्चों को ना, इस तरह करें। खाने पीने की अशिया में ख़ास तौर पे जो टेम्परेचर डिफरेंस वाली चीज़ें हैं, जैसे आइसक्रीम है और कोल्ड ड्रिंक्स हैं और खट्टी अशिया हैं, इस तरह की अशिया ज़रा बचाएं। और ये जो चेंज है, मौसम का चेंज है, इसमें हम देखते हैं कि हम पंखे का इस्तेमाल नहीं छोड़ते, एसी का इस्तेमाल नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से फिर ये चेंज ओवर में बीमारियां ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इसमें कितनी सलाह? ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मौसम जब ठंडा हो रहा है तो हम लोग उसके साथ ट्यून्ड अप नहीं हुए होते। हम अभी गर्मी के हिसाब से चल रहे हैं, और एक कन्फ्यूजन भी होती है ना, पंखा बंद करते हैं तो गर्मी लगती है, चलाते हैं तो ठंड लगती है। गर्मी तो लगती है, मच्छर आ जाते हैं। हाँ, मच्छर भी आ जाते हैं। ये भी आपको पता है, डेंगू भी चल रहा है, तो ये मौसम डेंगू का भी है, ये मौसम स्मोक का भी है, ये मौसम नज़ला जुकाम खांसी इन्फ्लुएंजा का भी है, वायरल इन्फेक्शन है, कोई सा भी लग जाता है। ये तमाम वायरल जो इन्फेक्शन है ना, चेंज ऑफ वेदर में बढ़ जाती है। ख़ासतौर पे जो गले के प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके सांस के प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके फेफड़ों के मसाइल हैं, तो वो चेंज ऑफ वेदर के साथ वो बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये हमारा दरीना मसला बन चुका है, हर साल हम यही देखते आए हैं, मतलब हम लोग हर साल ही देखें तो स्मोक का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। बचा किस तरह से जाए, स्मोक को कम कैसे किया जाए? अगर हम आलूदगी की बात करें कि इसको ख़त्म करना है, टास्क हम ये रख लें कि बजाय इसके कि हमने मास्क पहनने हैं, मेडिसिन लेनी और हर साल बीमार होना है और फिर अस्पतालों के अस्पताल भर जाने हैं, तो हम किस तरीके से आलूदगी में कमी ला सकते हैं? वजूहात क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी फ़िज़ा में आलूदगी है जो फैली हुई है? अच्छा, बात ये है जी कि जो स्मोक है दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, एक फॉग है और एक स्मोक है। आप देखिए दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, फॉग क्या है, ये एक फॉग तो फिर भी बेहतर है, कम से कम बीमार इस तरह नहीं करती। फॉग बेहतर है, लेकिन वो पार्टिकुलर मैटर है जिसमें वाटर जो है वो सस्पेंडेड हो जाता है फ़ज़ा में, और जब उसके साथ पार्टिकुलेट मैटर मिलते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी के जो अनासर हैं वो मिलते हैं, जैसे 2.5 जो माइक्रोन का जो साइज़ होता है, कोई भी पार्टिकल हो, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन, आप देखें कि ओजोन लेयर है वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है। तो नॉर्मली जो ओजोन लेयर है वो एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है जी। लेकिन ये सर्दियों के मौसम में वो निचली सतह पे आ जाती है। लेकिन सर अभी तो सर्दी नहीं आई है ना, सर्दी आएगी तो फिर तो हमने एक दफ़ा फिर से बीमार होना है। मतलब जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो तब तो हम बीमार होते हैं। ये मौसम की तब्दीली से पहले जो बीमारी आ गई है स्मॉग की सूरत में, इससे निमटने का कोई तरीक़ाकार नहीं है फिर सिवाय मास्क के? हम इससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते? देखिए लॉन्ग टर्म दो चीज़ें हैं, एक तो वो इक़दामात है जो हमने अपने तौर पे करने हैं, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है, मास्क के ज़रिए करनी है, अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं। जिन लोगों की क़ुव्वत ये जो स्मोग है, फ़ज़ाई आलूदगी जो है, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम भी करती है, और वो ऑलरेडी अगर पहले से ही कम हो, जैसे जो बच्चे हैं और बूढ़े लोग जो हैं,
एक्सट्रीम जो फेजेस जिसको हम कहते हैं, ज़्यादा इफेक्ट भी यही हो रहा है। इनके ऊपर ज़्यादा असर, अस्थमा के मरीज हैं वो कितने ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इस मौसम में? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा असरात जो है आप देखें हॉस्पिटल में जो अस्थमा के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक तो साफ फिजा में सांस लेना उनके लिए मुश्किल होता है, ऊपर से फिर ये फिजाई आलूदगी में सांस लेना। फिजाई आलूदगी देखें, बात ये आ जाती है, मैं एक बता रहा था कि जो हमने अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, दूसरी प्रोटेक्शन जो है वो हुकूमती सतह पे होनी है। अभी हुकूमती सतह पे हमने कैसे करना है, एक तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पे अगर ऐसे वो यूज़ कर रहे हैं उसका जो उसकी स्मॉग निकल रहा है जहाँ से, जैसे वो टायर वगैरह यूज़ करते हैं, ऑयल की बजाय और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं वो उसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक बड़ा फैक्टर जो हमारे मौजूद है वो जो है कि उस फसलों की जो बाकियात होती हैं उसको जलाते हैं। अच्छा, ये देखा ये गया कि हम लोग तो अपने एरिए में इसको काफ़ी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इसके ऊपर सख्ती भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा कि भट्टे थे, भट्टों को रेगुलेट किया गया, उनको जिगजैग पे मुंतकिल किया गया। फैक्ट्रियों का भी गवर्नमेंट यही दावा करती है कि फैक्ट्रियां जो हैं वो उनको रेगुलेट किया जा रहा है ताकि धुआं ना छोड़ें। फिर उसके अलावा आपने कहा बाकियात के ऊपर भी हमने देखा, इसके ऊपर तो किसानों को फाइन भी किए गए, बड़ा कुछ हुआ पिछले साल भी, अगले साल फिर वही सब कुछ रिपीट हो रहा होता है। तो गवर्नमेंट के इकदाम तो धरे के धरे रह जाते हैं जब हम लोग खुद जो है वो हमें अवेयरनेस होने के बावजूद हम। ये बिल्कुल सही बात की, गवर्नमेंट अपनी जगह पे कर रही है, जो कुछ होना चाहिए वो हो रहा है, हम इस पे कोई वो नहीं कह रहे कि इसमें कोई लैकिंग है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी देखें ना, दिल्ली को जो पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ लाहौर की सरहद के साथ का जो इलाका है वहाँ पे कोई इसकी रेगुलेशंस नहीं है, वहाँ पे इसी तरह सब फसलों को जलाया जाता है और उसका स्मोक भी यहीं आता है। अच्छा, उसका ये होता है कि जब भी हवा की डायरेक्शन लाहौर की तरफ होती है या इन इलाके जो हैं गुजरांवाला या सियालकोट वाला, तो वो फिर इस एरिया में आ जाता है। डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है बैड लक हमारी ये है कि इन महीनों में फिजा का रुख भी इसी तरफ को होता है, क्योंकि हर बार यही होता है। कराची में भी आबादी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से फैसलाबाद में इंडस्ट्री है, गुजरांवाला में इंडस्ट्री है, लेकिन लाहौर की फ़िज़ा इतनी आलूदा होने की आप क्या वजह समझते हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की, हालांकि देखा जाए तो व्हीकल एक एमिशंस जो हैं इसका भी कहा जाता है कि जी जाहिर है ये भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा करती है। अभी आप उसकी जो है स्मार्ट व्हीकल्स, स्मार्ट व्हीकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए सिग्नल आपका ऑन है जाता है, उसमें इंजन ऑफ हो जाता है। कोशिश करे गवर्नमेंट के सिग्नल फ्री ट्रैफिक जो है ना इसके ऊपर करें, ट्रैफिक की स्मूथ रनिंग जो है, बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई जगह नहीं देता दूसरे को। देखिए, ट्रैफिक की स्मूथ रनिंग जो है उसमें आवाम का भी हिस्सा है, उसमें की बचत है, उसमें हुकूमती सतह पे भी ज़रूरत है। हम लोग गलत जगह पे ट्रैफिक को वो अपनी गाड़ियाँ ब्लॉक खड़ी कर देते हैं विदाउट सीइंग एनीथिंग, विदाउट थिंकिंग कि जो ये मैं गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ इससे ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, इससे दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो सब आपकी बातें बहुत मुफीद हैं, उम्मीद करते हैं इन बातों से आवाम सीखेगी, हमारी हुकूमत भी सीखेगी और इसका छुटा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इस मौसम में हमेशा हमें नाक के गले के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अपना एहतियात कीजिए और जो एहतियाती तदबीर आप अपना सकते हैं, कम से कम मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अपने पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठंडे पानी से दूर रखिए ताकि इससे बचा जा सके। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तान के साहिली इलाकों में दुनिया के सरतरीन इलाकों से नकल मकानी करने वाले परिंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मेहमान परिंदे फरवरी तक कयाम करते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम उनके लिए बड़ा ही साजगार होता है। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, बड़े खूबसूरत परिंदे हैं। पाकिस्तान के साहिली इलाकों और आबगाहों पर बटेर, कूंज समेत मुख्तलिफ किस्म के मेहमान परिंदे पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये परिंदे उस वक्त पाकिस्तान का रुख करते हैं जब दुनिया के सरतरीन मुकाम साइबेरिया में इनकी खुराक पर बर्फ की गहरी तह जम जाती है। ये मुहाजिर परिंदे खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं और काज़ाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, जहां आबगाहों और समंदर के गहरे पानी में इनकी मनपसंद खुराक और जंगली पौधे इन्हें बाफर मिकदार में मिल जाते हैं। पाकिस्तान में पाबंदी के बावजूद अक्सर तौर पर शिकारी इन परिंदों का शिकार भी करते हैं। ये परिंदे पाकिस्तान में फूल की शक्ल में सफर करते हैं। ये परिंदे आसमान पर एक मखसूस तरतीब से
महवे परवास दिखाई देते हैं। ये परिंदे हमारे माहौल के लिए बहुत सूदमंद साबित होते हैं। सर्दियों का दौरानिया कम होना और गर्मियों का बढ़ जाना भी इन परिंदों के कयाम और अफजाइश नस्ल को मुतासर करती है। जरूरत इस अमर की है कि मुसाफिर परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और बाहिफाजत सफर व कयाम को यकीनी बनाया जाए, ताकि ये खूबसूरत परिंदे वापस जाने के बजाय हमारे मुल्क में भी रहकर मुल्क की खूबसूरती में इजाफा कर सकें। के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।